हमने पिछली क्लास में या शायद 1-2 क्लासेस पहले एक कॉन्सेप्ट समझा कि देखिए अगर 2 कोहेरेंट सोर्स ऑफ वेव्स हैं, ठीक है? जो कि ऑसिलेट कर रही हैं और उनसे निकलने वाली वेव्स किसी एक पॉइंट पर मिलती है एंड आई हैव टू प्रेडिक्ट कि जब इस सोर्स से निकलने वाली वेव जब किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, इसके लिए हमने ये डिस्कस किया कि भाई पहले आपको ये देखना होगा कि जो 2 कोहेरेंट सोर्सेज हैं वो इन फेज ऑसिलेट कर रही हैं या 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ऑसिलेट कर रही हैं। सारे बड़े गौर से सुनिएगा। अगर 2 सोर्सेज इन फेज ऑसिलेट कर रही हैं यानी सोर्सेज कोहेरेंट है और ऑसिलेट भी बिल्कुल साथ-साथ कर रहे हैं, यानी जो सोर्सेज ऑसिलेट कर रहे हैं उनका फेज डिफरेंस 0 या 360 है, तो उनसे जो निकलने वाली वेव्स हैं उनका इंटरफेरेंस किसी भी एक पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है या डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। रूल ये है कि अगर सोर्सेज इन फेज हैं और उनसे निकलने वाली 2 वेव्स की जब मुलाकात हो रही है उस वक्त पाथ डिफरेंस है n लैम्डा, where n is a whole number, यानी अगर पाथ डिफरेंस है 0, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, तो इंटरफेरेंस होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर 2 सोर्सेस इन फेज ऑसिलेट कर रहे हैं, मतलब कोहेरेंट सोर्सेस बिल्कुल साथ-साथ ऑसिलेट कर रहे हैं और उनसे निकलने वाली वेव्स का किसी भी एक पॉइंट पर पाथ डिफरेंस n प्लस हाफ लैम्डा है, वेयर n अगेन इज अ होल नंबर एंड यानी 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 लैम्डा है, तो जो आपका इंटरफेरेंस होगा दैट विल बी अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर मेरे पास 2 कोहेरेंट सोर्सेज हैं जो बिल्कुल 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ऑसिलेट कर रहे हैं, तो अगेन इनसे भी प्रोड्यूस होने वाली 2 वेव्स का जब इंटरफेरेंस होगा किसी एक पॉइंट पर, जब उनकी मुलाकात होगी, तो वो भी कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। बट यहां पे रूल ये है कि अगर 2 सोर्स ऑफ वेव बिल्कुल कोहेरेंट सोर्स ऑफ वेव बिल्कुल 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ऑसिलेट कर रहे हैं, तो अब की बार इनसे निकलने वाली वेव जब किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी और उनका पाथ डिफरेंस n प्लस हाफ लैम्डा होगा, वेयर n इज अ होल नंबर, यानी 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 लैम्डा होगा, तो अब यू विल ऑब्जर्व अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर ये 2 सोर्स 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ऑसिलेट कर रही हैं और इनसे निकलने वाली वेव किसी एक पॉइंट पर मिलती है और वो वेव्स कुछ इस तरह से मिलती हैं कि उनका पाथ डिफरेंस n लैम्डा है, अगेन n इज अ होल नंबर, यानी 0, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन, तो फिर इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दिस इज समथिंग जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ब्यूटीफुली असेस किया गया पास्ट पेपर के इस क्वेश्चन में। यहां पर कहते हैं कि 2 डिपर्स हैं, एक डिपर है D1 और एक डिपर है D2 और दोनों ही बिल्कुल कोहेरेंट वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी ऐसी वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड सेम है और इन 2 डिपर्स, इन 2 सोर्सेस से पैदा होने वाली वेव एक पॉइंट P पर मिल रही है। डिपर D2 से आने वाली वेव ने ट्रैवल किया है 11.2 सेंटीमीटर्स और D1 से आने वाली वेव ने ट्रैवल किया 7.2 सेंटीमीटर्स बिफोर दे फाइनली मीट एट पॉइंट P।
तो दो डिपर्स है D1 एंड D2 एंड दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल वेव्स, मतलब बिल्कुल एक जैसी कोहेरेंट वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. Point P 7.2 centimeters from D1 and 11.2 centimeters from D2. Wavelength of the wave is 1.6 centimeters. This is a very important information given in the question. The phase difference between the waves produced at D1 and D2 is 0. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर जो दो सोर्सेज हैं डिपर और D1 और D2, वहां जाओ जो वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर ये दोनों सोर्सेज जो वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं ये दोनों डिपर्स इन फेज हैं. जब सोर्सेस का फेज डिफरेंस 0 होता है तब रूल क्या फॉलो होता है? तब रूल ये होता है कि फॉर अ पाथ डिफरेंस ऑफ 0, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda the interference is constructive, and for a path difference of 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 and so on lambda the interference is destructive interference. कहता है एक्सप्लेन एंड स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्जर्व्ड एट P. बताइए पॉइंट P पर क्या होगा. पॉइंट P पर क्या होगा इसको सजेस्ट करने के लिए, इसको प्रेडिक्ट करने के लिए पहले मुझे पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा. पाथ डिफरेंस इज सिंपली द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द टू वेव्स. तो एक ने ट्रैवल किया है 11.2 सेंटीमीटर्स, एक ने ट्रैवल किया है 7.2 सेंटीमीटर्स. तो अगर मैं इनका पाथ डिफरेंस निकालूंगा तो सिंपली इन दोनों के डिस्टेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा यानी इसका डिफरेंस निकाल लूंगा. दैट टर्न्स आउट टू बी 4 सेंटीमीटर. और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि देखिए पाथ डिफरेंस अगर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर में तो वो आपके किसी काम का नहीं है. पाथ डिफरेंस मीनिंगफुल उसी वक्त होगा जब आप उसको लेमडा की फॉर्म में निकालेंगे, तभी आप कुछ प्रेडिक्ट कर सकेंगे. अब वो बहुत आसान है. इफ यू नो द पाथ डिफरेंस यू डिवाइड इट विद द लेमडा विद द वेवलेंथ व्हिच इन दिस केस इज 11.6 सेंटीमीटर. तो आपको पाथ डिफरेंस मिल जाएगा लेमडा की फॉर्म में. तो 4 था पाथ डिफरेंस और वेवलेंथ थी 1.6. 4 डिवाइड बाय 1.6 यू विल गेट 2.5 लेमडा. और जब पाथ डिफरेंस 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 लेमडा हो तो इंटरफेरेंस क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्टिव हो जाता है. अब यहाँ पे एक चीज समझ लें कि वो आपसे कहते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्जर्व्ड एट P. यानी ऑब्जर्वेशन क्या होगी ये बताओ. आप सिर्फ ये नहीं लिख सकते हो कि देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिकॉज़ पाथ डिफरेंस इज 2.5 लेमडा. फिर शायद 2 मार्क के क्वेश्चन में आपको 1 नंबर ही मिलेगा क्योंकि आपने ऑब्जर्वेशन नहीं बताई. ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल लाइट वेव्स हैं उनका इंटरफेरेंस हो रहा है तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ऑब्जर्वेशन है ब्राइट फ्रिंज और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ऑब्जर्वेशन है डार्क फ्रिंज. अगर साउंड में इंटरफेरेंस हो रहा है तो साउंड में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ऑब्जर्वेशन होगी लाउडनेस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ऑब्जर्वेशन होगी क्वाइटनेस. अब यहां पर वाटर वेव्स है तो वाटर वेव्स में जिस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे यू विल सी पार्टिकल्स ऑसिलेटिंग एट हाई एम्पलीट्यूड. जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां यू विल सी पार्टिकल्स स्टेशनरी क्योंकि नेट इफेक्ट 0 हो गया है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है तो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे ही रहेगा थ्रू आउट. मुझे याद है ओ लेवल केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन पूछते थे कि एक्सप्लेन व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ मेटल इज डिप्ड इन एन एसिड. तो अब सबको पता है जब मेटल एसिड में जाता है तो हाइड्रोजन गैसेस प्रोड्यूस. ज्यादातर बच्चे लिख देते थे हाइड्रोजन गैसेस प्रोड्यूस और फिर वो छिछोरे नंबर नहीं देते थे. वो कहते थे ऑब्जर्वेशन पूछा है हमने. ऑब्जर्वेशन ये है कि बबल्स ऑफ द गैस विल बी प्रोड्यूस्ड, द मेटल विल गेट डिसॉल्व्ड, द कंटेनर विल गेट वार्म बिकॉज़ दैट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो आप ऑब्जर्व क्या करोगे ये बताओ. तो यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है क्योंकि पाथ डिफरेंस 2.5 लैम्डा. ऑब्जर्वेशन ये है कि द पार्टिकल विल बी स्टेशनरी at its mean position as path difference is 2.5 lambda. So destructive interference फिर वाले लिख दो. so destructive interference कोई मसले की बात नहीं, but you have to clearly write the observation कि तेरे को नजर क्या आएगा. समझ रहे हो? अच्छा ये था आसान पार्ट इसका. इसके जो अगले दोनों पार्ट है वो भी है आसान बट बच्चे समझने में बहुत मिस्टेक करते हैं. कहता है स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द आंसर टू पार्ट C1. इसी सिचुएशन में अब क्या इफेक्ट आएगा.
so that the phase difference between the waves d1 and d2 is 180 degrees. अब वो कह रहे हैं सब कुछ वही है जो पीछे तुमने किया, अभी भी d1 ने उतना ही डिस्टेंस 11.2 ट्रैवल किया है, d2 ने वही 7.2 ट्रैवल किया है, पाथ डिफरेंस वही 2.5 लैम्डा है। लेकिन अब हमने एक चेंज कर दिया, एक चेंज ये कर दिया हमने कि जो पाथ डिफरेंस है बिटवीन द वेव्स एट d1 एंड d2 इज 180 डिग्री, यानी जो आपके सोर्स है ना d1 और d2 आर योर सोर्स ना सर, अब आपका सोर्स ही 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ऑसिलेट कर रहा है, बाकी सब कुछ वही है। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर सोर्स ही 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ऑसिलेट करना शुरू हो जाए तो सर फॉर अ पाथ डिफरेंस ऑफ 0.5 1.5 या 2.5 लैम्डा आपकी बार द इंटरफेरेंस विल बी अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगेन ऑब्जर्वेशन बतानी है ना, तो वाटर वेव्स में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में यू विल सी पार्टिकल्स ऑसिलेटिंग विद अ हाई एम्पलीट्यूड because the interference is a constructive interference. So there will be constructive interference, so particle will oscillate as the phase difference between the two waves meeting is 0. ठीक है सर, आपके सोर्सेस का फेज डिफरेंस तो 180 है, सोर्स तो 180 डिग्री ऑसिलेट कर रहे थे, लेकिन उनसे निकलने वाली वेव्स जो मिलेंगी वो इन फेज मिलेंगी। सर वहां पे इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा, क्यों? क्योंकि सर पाथ डिफरेंस कितना है, सोर्सेस का फेज डिफरेंस 180 डिग्री और पाथ डिफरेंस कितना है 2.5 लैम्डा है। तो हाँ, सोर्सेस तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ऑसिलेट कर रही, बट इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि उनसे निकलने वाली वेव्स भी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ही मिलेंगी। उनसे निकल के मिलने वाली वेव्स तो इन फेज भी मिल सकती हैं और 180 डिग्री आउट ऑफ फेज भी मिल सकती हैं, डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस क्या है। सर अगर सोर्सेज ही 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ऑसिलेट कर रहे थे और पाथ डिफरेंस 2.5 लैम्डा है, तो याद रखिएगा अब इनसे मिलने वाली वेव्स का जो इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी इनसे निकलने वाली वेव्स जो मिलेंगी वो इन फेज मिलेंगी, भले आपका सोर्स 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ऑसिलेट कर रहा था। एग्जामिनर को ये सवाल जाती तौर पर इसलिए पसंद है क्योंकि वो बच्चे जिनके कॉन्सेप्ट्स वीक होते हैं, क्वेश्चंस को थॉरोली पढ़ते नहीं है, और ये पाथ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि सोर्स किस तरह ऑसिलेट करना चाहिए, ये सारी चीजें क्लियर नहीं होती है, और उनको बस याद होता है फेज डिफरेंस, कंस्ट्रक्टिव का मतलब फेज डिफरेंस 0 है और डिस्ट्रक्टिव का मतलब फेज डिफरेंस 180 डिग्री है। तो वो तो यहाँ पे देखते हैं, अरे फेज डिफरेंस 0 यहाँ तो कंस्ट्रक्टिव होगा, अरे फेज डिफरेंस 180 यहाँ तो डिस्ट्रक्टिव होगा। और फिर आगे बोलते सर ऐसा टाइट पेपर गया, इतना आसान सवाल आया हुआ था, सीधा सीधा सब सवाल में ही दिया हुआ था सर, आप बल्ला वाले क्लास में इतनी लंबी कर रहे थे सर, पेपर तो इतना आसान आया था। और फिर रात में एक ईमेल आती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली क्वालिफाइड फॉर अक्टूबर नवंबर, अ फीचर ओनली ब्लेस्ड टू फ्यू, यू आर द चूजन वंस। क्या आप तमाम खवातीनों हजरात यहाँ तक मेरे साथ हैं? बोलो ना। ज़ारा सोर्स ही 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है ना, अब फॉर अ पार्ट डिफरेंस ऑफ n प्लस हाफ लैम्डा इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। लिख सकते हो विद हायर एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हो मिकाइल। अच्छा, अब इसका जो अगला पार्ट है उसमें अक्सर बच्चे थोड़ा परेशान होते हैं, क्योंकि सवाल में ना थोड़ा पूछा अजीबोगरीब तरीके से किया है। देखिए कहता है स्टेट एंड एक्सप्लेन, पहले पार्ट 2 को शुरू में दोबारा पढ़ो, स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ आंसर टू C1 इफ द apparatus इज चेंज सेपरेटली। ये जो सेपरेटली का मतलब ये है कि भाई क्वेश्चन 1 अलग पार्ट है, क्वेश्चन 2 अलग पार्ट है, यानी क्वेश्चन 1 सॉल्व करो और फिर क्वेश्चन पार्ट 1 को भूल जाओ, फिर वापस यहीं पर आ जाओ और अब पार्ट 2 को सोचो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पार्ट 1 में सजेस्ट किया कि भाई हमने सोर्स ही 180 डिग्री आउट ऑफ फेज किया था, आपने आंसर दे दिया ना, अब पार्ट 1 भूल जाओ, अब वापस आ जाओ पिछले पार्ट में जिसमें सब कुछ वही है कि भाई दो वेव्स का पाथ डिफरेंस 2.5 लैम्डा है, सोर्स 180 डिग्री ऑसिलेट कर रहे हैं। और अब हमने क्या चेंज किया,
अब हमने ये चेंज कर दिया कि दो में से एक की इंटेंसिटी कम कर दी है। तो पहले तो एक बात समझ लो, अगर मैं अभी इसको भूल जाऊं, भाई ये सॉल्व किया, इसको साइड कर दिया मैंने, अब मैं वापस आ गया इधर कि अच्छा भाई सोर्सेज इन फेज थी और पाथ डिफरेंस 2.5 लैम्डा था, मतलब इंटरफेरेंस क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो सॉरी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सोर्सेज इन फेज है और पाथ डिफरेंस 2.5 लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है, फिर दोबारा उल्टा बोल देना भाई। वापस आते हैं पार्ट नंबर 1 पे, जहां पे हम कहते हैं सोर्सेज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, पाथ, क्या उल्टा ही बोला जा रहा हूं मैं। वापस आता हूं पार्ट नंबर 1 पे, जहां कहते हैं सोर्सेज इन फेज है और पाथ डिफरेंस 2.5 लैम्डा है, तो इंटरफेरेंस क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो होगा, लेकिन अब एक छोटा सा चेंज कर दिया है, वो ये कर दिया है कि सर अब इन दोनों सोर्स से आने वाली वेव्स की इंटेंसिटी सेम नहीं है, बल्कि एक की इंटेंसिटी कम और एक की इंटेंसिटी ज्यादा है। तो सर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो है, मतलब जो दोनों वेव्स मिलेंगी वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिलेंगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अब रिजल्टेंट जीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर एक की इंटेंसिटी कम और एक की इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब एक का एम्पलीट्यूड कम और एक का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, सर इनका इफेक्ट नलिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर एक +2 है तो दूसरा -2 नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं रिजल्टेंट बनाने बैठूंगा तो मेरे पास रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा, बल्कि दिस इज हाउ द रिजल्टेंट वुड लुक लाइक। तो सर देखिए बात सारी ये है कि ठीक है, हम मानते हैं कि सोर्सेज इन फेज ऑसिलेट कर रहे थे और पाथ डिफरेंस 2.5 लैम्डा था, तो इंटरफेरेंस तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा। लेकिन आप ये ऑब्जर्व नहीं करेंगे कि पार्टिकल्स बिल्कुल स्टेशनरी होंगे, बिकॉज सर छिछोरपन आपने ये कर दिए कि दोनों की इंटेंसिटी यानी दोनों का एम्पलीट्यूड आपने सेम नहीं रखा है, और जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा तो फिर मिलेंगे तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, लेकिन सर ये अपने इफेक्ट को नलिफाई बोलो नहीं कर सकेंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर दोनों का इंटेंसिटी सेम होता ना तो दोनों एक दूसरे को मस्त क्या करते, नलिफाई करते, रिजल्टेंट क्या आता बेटा आपके पास, जीरो आता। लेकिन अभी यहाँ पे रिजल्टेंट जीरो, यहाँ पे रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है, इसका मतलब सर हाँ होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही, क्योंकि सोर्सेज 180 डिग्री आउट ऑफ वेव्स 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ही मिलेंगे, बट द पार्टिकल विल स्टिल ऑसिलेट और वाइब्रेट। ठीक है, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, as displacement at that point due to both the waves is no longer equal and opposite, दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं है, हालांकि है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ही जब ये वेव्स मिल रही है। क्या यहां तक आप तमाम खवातीनो हजरात मेरे साथ हैं? हसनैन भाई काम करना, आराम से ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर मुझसे चैट में पूछ लेना, क्योंकि आधे घंटे का क्वेश्चन है। हाँ ऑपोजिट तो सही है, पर इक्वल तो नहीं, हाँ इसीलिए तो रिजल्टेंट जीरो नहीं आ पा रहा है मिकाइल शाह। Are you all with me? Can someone please confirm on chat if you all can hear me? ठीक है, तो ये पर्सनली मुझे ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा, टू टू रिकॉल द एंटायर कॉन्सेप्ट के भाई किस पाथ डिफरेंस पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा, और उसके ऊपर ये भी इंपॉर्टेंट है कि सोर्सेज इन फेज ऑसिलेट कर रहे थे या 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ऑसिलेट कर रहे थे। देखिए यंग डबल स्लिट की शानदार कामयाबी के बाद इसके कुछ और क्वेश्चंस भी आगे जाके अभी हम करेंगे, जिसमें हमारे पास दो स्लिट्स थी और दोनों स्लिट से आने वाली वेव स्प्रेड हो रही थी और फिर उनकी मुलाकात हो रही थी, एंड वी वर ऑब्जर्विंग सीरीज ऑफ ब्राइट डार्क फ्रिंजेस, और हमने जो इक्वेशन यूज की थी वो इक्वेशन क्या थी, लैम्डा इक्वल ax अपॉन कैपिटल डी। ये सारे सीन सपाटे पढ़ने के बाद और इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस करने के बाद पेश खिदमत है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है बच्चों, आपके पास एक ग्लास का स्लाइड है, एक
रेक्टेंगुलर स्लाइड है ग्लास का या प्लास्टिक का, मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और इस पर ऑन अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस हजारों बारीक 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 लाइंस बनी, वेरी थिन लाइंस, ऑल इक्वी डिस्टेंट, और सबने एक दूसरे से एक फिक्स डिस्टेंस, एक फिक्स फासला मेंटेन किया हुआ है। देयर कैन बी एज मेनी एज 10,000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इतना सा होता है, इतना सा। उस पे अगर आप 1000 इक्वी डिस्टेंट लाइनें बनाओगे ना, वो लाइनें आपको नजर भी नहीं आएंगी। जब पहली बार मुझे डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग दिखाया गया, मेरा पहला सवाल ये था, मालिक इसमें लाइनें कहाँ है? तो उसने कहा, वाह, अगर तुझे ये 10,000 लाइनें 1 सेंटीमीटर में नजर आ जाए तो तुम्हारी आंखें तो म्यूजियम में रखनी चाहिए। सही है। अब अगर मैं इस पे लाकर लाइट मारता हूं, तो होता ये है कि हर दो लाइन के बीच जो स्पेसिंग है, हर दो लाइन के बीच जो स्पेसिंग है, उसमें लाइट आएगी और स्प्रेड हो जाएगी। बिकॉज हर दो लाइन के बीच जो स्पेसिंग है, दैट विल सर्व एज अ स्लिट, जहां पर लाइट आएगी और डाइफ्रैक्ट हो जाएगी, जहां पर लाइट आएगी और डाइफ्रैक्ट हो जाएगी। आप समझ लो। अब इमेजिन करो, हजारों लाइंस, हजारों स्पेसिंग, जब आप कोई लेजर लाके उस पर सिंगल वेवलेंथ की मारते हो, तो हर स्लिट से लाइट स्प्रेड होती है, और फिर हजारों स्लिट से स्प्रेड होने के बाद उन हजारों वेव्स की आपस में मुलाकात होती है, और फिर फाइनली उस मुलाकात के नतीजे में सामने स्क्रीन पे ऐसा क्यूट, ऐसा ब्यूटीफुल इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, आपके आंसू आ जाएंगे देख के, इतना मजेगा। वहां पर जो ऑब्जर्वेशन है वो कुछ ऐसी है। ये है आपका ग्रेटिंग। ग्रेटिंग मतलब वो जगह जहां पर आपने एक छोटी सी लेंथ पे हजारों बारीक 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 इक्वी डिस्टेंट लाइंस मार्क की हुई है, और हर दो लाइन के बीच जो स्पेसिंग है, डेट सर्व एज अ स्लिट, जहां से आके लाइट क्या होती है, स्प्रेड होती है, डाइफ्रैक्ट होती है, और फिर हजारों ओपनिंग से स्प्रेड होने के बाद जब उन वेव्स की आपस में मुलाकात होती है, तो सामने जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो बड़ा मजे का है। अनलाइक द डबल स्लिट, जहां पे सिर्फ दो स्लिट्स थे और उन दोनों से वेव स्प्रेड होती थी और फिर उनकी मुलाकात होती थी, तो सामने स्क्रीन पे आपको बिल्कुल सेंटर में ब्राइट फ्रिंज और फिर सीरीज ऑफ ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिलते थे। यहां पर बिल्कुल सेंटर में आपको मिलेगा एक मस्त ब्राइट फ्रिंज। क्या मिलेगा? एक मस्त ब्राइट फ्रिंज। और फिर काफी देर तक अंधेरा है, और फिर दोबारा से एट सम एंगल फ्रॉम द जीरो ऑर्डर मैक्सिमा, यानी सेंटर वाले मैक्सिमा से आपको फिर मिलेगा एक ब्राइट फ्रिंज। जो सेंटर में बिल्कुल ब्राइट फ्रिंज बनता है उसे प्यार से कहते हैं जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा। फिजिक्स में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को अक्सर किताबों में मैक्सिमा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को मिनिमा कह देते हैं। तो बिल्कुल सेंटर में जो ब्राइट फ्रिंज है, जहां से सारी आने वाली वेव्स इन फेज मिल रही है, मस्त चमकदार हाई इंटेंसिटी फ्रिंज, वो कहलाती है जीरो ऑर्डर मैक्सिमा। और फिर आफ्टर सम एंगल आपको मिलता है एक और ब्राइट फ्रिंज, जो कि कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। अगर पहला ऑर्डर मिला है टू द राइट 30 डिग्रीज पे, तो टू द लेफ्ट भी एक वैसा ही फ्रिंज बनेगा एग्जैक्टली 30 डिग्रीज पे। अगर टू द राइट 3 फ्रिंजेस बने हैं, तो टू द लेफ्ट भी 3 ही बनेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होते हैं। पहला 30 पे बना है तो उधर भी पहला 30 पे बनेगा। अगर इधर पे दूसरा बना है लेट से 50 पे, तो इधर भी दूसरा बनेगा किस पे, 50 पे। एंगल हमेशा सेंटर से निकालते हैं। कितने बनेंगे? दो भी बन सकते हैं, तीन भी बन सकते हैं, चार भी बन सकते हैं, पांच भी बन सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने क्या लाइन स्पेसिंग यूज किया है और आपने क्या वेवलेंथ यूज किया है। वो अभी हम डिटरमिन करना सीख भी लेंगे कि उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं।
तो आपने एक ग्लास का स्लाइड लिया, ट्रांसपेरेंट स्लाइड, उस पर हजारों बारीक 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 लाइनें बना दी और फिर वहां पे लाके आपने एक लेजर मारा, तो लाइट हर दो लाइन के बीच जो स्पेसिंग थी दैट वुड सर्व एज अ स्लिट, एज एन ओपनिंग, वहां से लाइट स्प्रेड होगी, डायफ्रैक्ट होगी, और फिर उन हजारों स्लिट से स्प्रेड होने के बाद लाइट की आपस में मुलाकात होगी, और फिर उस मुलाकात के नतीजे में जो सामने इंटरफेरेंस पैटर्न बनेंगे वो ऐसे बनेंगे कि सेंटर में बिल्कुल ब्राइट फ्रिंज, फिर आफ्टर अ गुड एंगल, आफ्टर अ गुड डिस्टेंस एक और ब्राइट फ्रिंज, फिर आफ्टर अ गुड डिस्टेंस एक और ब्राइट फ्रिंज, फिर एक और ब्राइट फ्रिंज। जितने फ्रिंजेस टू द राइट होंगे उतने ही टू द लेफ्ट होंगे और बिल्कुल सिमेट्रिकल होंगे। जिस एंगल पे राइट साइड पे पहला फ्रिंज बनेगा उसी एंगल पे लेफ्ट साइड पे भी एक फ्रिंज बन रहा होगा। जिस एंगल पे यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा बनेगा उसी एंगल पे लेफ्ट साइड पे भी सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा बनेगा, एंड सो ऑन। डबल स्लिट के केस में आप जो इक्वेशन यूज करते थे वो था लेमडा इक्वल ए एक्स अपॉन कैपिटल डी। यहां पर जो आप इक्वेशन यूज करेंगे दैट विल बी डी साइन थीटा इक्वल एन लेमडा। क्या यूज करेंगे? डी साइन थीटा इक्वल एन लेमडा। अब सर यहाँ डी क्या है, एन क्या है, थीटा क्या है, लेमडा क्या है? तो सबसे पहले आसान वाला बताता हूँ, लेमडा इज वेवलेंथ। सही है, वो तो मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा कि सर आप जो लाइट लाके मार रहे हो उसकी जो वेवलेंथ है ना वो लेमडा है। सही है। एन क्या है? एन का मतलब है आप कौन सा ऑर्डर बात कर रहे हो। जो सेंटर वाला है वो जीरो है, उसके लिए एन की वैल्यू क्या होती है? जीरो। उसके बाद जो आएगा उसके लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन। उसके बाद जो आएगा उसके लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा डिस्कस कर रहे हो तो एन की वैल्यू क्या लोगे आप? वन। लेकिन फिर याद रखना थीटा का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल फॉर द nth ऑर्डर, यानी अगर आप वन ले रहे हो तो फिर आप थीटा भी इस इक्वेशन में क्या लोगे? वही जो फर्स्ट ऑर्डर बना रहा है विद द सेंटर। अगर कोई बच्चा कहे जो नहीं सर मैं तो n की वैल्यू टू लूंगा, ले ले भाई। फिर आपका एंगल भी कौन सा होना चाहिए? जो सेकेंड ऑर्डर बना रहा है। और कहां से बना रहा है? सेंटर से। एंगल हमेशा कहां से निकालते हैं? सेंटर वाले फ्रिंज से। आप फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर खेल लो, कोई मसले की बात नहीं है, एंगल हमेशा उसका कहां से निकलेगा? फ्रॉम द सेंटर। ये नहीं कि सेकंड का एंगल फर्स्ट से निकाल लिया। कोई सा भी ऑर्डर हो उसका एंगल कहां से निकलेगा बेटा? सेंटर से। तो लेमडा इज वेवलेंथ, एन इज द ऑर्डर, जो फर्स्ट है सेकंड है कोई सा भी पिक कर लो, और थीटा का मतलब उस ऑर्डर पे क्या एंगल बन रहा है जो आपने पिक किया है। जो आपने एन की वैल्यू सेलेक्ट की है उस पर थीटा की क्या वैल्यू आ रही है फ्रॉम द जीरो ऑर्डर मैक्सिमा, यानी सेंटर वाले मैक्सिमा से। और सर डी क्या है? डी फॉर डैफोडिल्स। डी क्या है मैं बता देता हूं। डी इज द लाइन स्पेसिंग, यानी डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट लाइंस ऑफ द ग्रेटिंग। सर वो जो तुमने हजारों लाइंस बनाई है ना उनमें दो किसी भी दो सारी इक्वी डिस्टेंट है ना, किसी भी दो लाइन के बीच क्या स्पेसिंग आ रही है, और उसको निकालने का बहुत आसान तरीका है। सर अगर आपको ये पता है कि कितने लेंथ पे आपने कितनी लाइंस बनाई है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ मैंने 1 सेंटीमीटर पे 1000 लाइन बना दी। कितनी बना दी? 1000 लाइन बना दी। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, डिवाइडेड बाय उसमें जो नंबर ऑफ लाइंस हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? दो लाइंस के बीच का स्पेसिंग। जैसे अगर इस रूम में टाइल्स लगे हुए हैं ना, तो मुझसे कहा यार ये टाइल की लेंथ निकालो, मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूँ, टाइल की लेंथ थोड़ी निकालूंगा। मैं यहाँ से वहां तक 10 टाइल की लेंथ निकालूंगा और फिर 10 से डिवाइड कर दूंगा, आई विल गेट अ मोर रिलायबल मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द टाइल। ऐसा ही है ना? बिल्कुल वैसे अगर मुझे दो लाइन के बीच स्पेसिंग निकालनी है तो मैं दो लाइन का डिस्टेंस थोड़ी निकालूंगा, इतना एड़ा थोड़ी हूँ। मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा एक बाबा था टोटल डिस्टेंस हमारा टोटल 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 डिस्टेंस है लेट से 1 सेंटीमीटर। मैं बोलूंगा बड़ा इसमें कितने लाइन है, कितने लाइन है, ठीक है ना? तो मैं क्या करूंगा? दिस लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग, मतलब कितने डिस्टेंस पे कितनी लेंथ पे आपने लाइनें बनाई हुई हैं, डिवाइडेड बाय टोटल कितनी लाइंस है, यानी नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। तो लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइंस दैट विल गिव मी द
ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं इसको, सिंपली लाइन स्पेसिंग कहते हैं, यानी दो लाइंस के बीच कितनी स्पेसिंग है। तो यहाँ पर लिखे लाइन स्पेसिंग, यहाँ पे लिखे थीटा, और एन का मतलब वही जिसका एंगल ले रहे हैं जिस ऑर्डर का। तो यहाँ से आप लेमडा यानी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। एक काम करता हूं, अब तक मैंने जो भी बातें कही हैं उसको एक बार पहले रीड आउट कर देता हूं, फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे। बात सारी ये है कि सर, अरे बस ना, a diffraction grating consists of equally spaced lines ruled on a glass on plastic slide। यहीं से बात स्टार्ट हुई थी कि भाई एक गिलास का या प्लास्टिक का पीस ले लो, स्लाइड ले लो, और उस पर हजारों इक्वी डिस्टेंट लाइंस बना लो। फिर each line is capable of diffracting the incident light। हर दो लाइन के बीच जो स्पेसिंग होगी उससे लाइट आकर अपने आप को क्या कर सकती है, डाइफ्रैक्ट कर सकती है, यानी कि स्प्रेड कर सकती है। There can be as many as 10,000 lines per सेंटीमीटर। जवान जब जोश में हो तो 1 सेंटीमीटर में 10,000 लाइनें बना सकते हैं। अबे मजाक नहीं होता 1 सेंटीमीटर में 10,000 लाइनें बनाना, सही है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। फिर when light is shown through this grating a pattern of interference fringes is seen। जब इस ग्रेटिंग पे आके लाइट पड़ती है और हर हर ओपनिंग से हर दो लाइन के बीच जो स्पेस थी वहां से लाइट स्प्रेड होती है, तो सामने एक पैटर्न नजर आता है, इंटरफेरेंस पैटर्न, जिसको आसानी से स्क्रीन पे देखा जा सकता है। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन एज विद द डबल स्लिट, जैसे डबल स्लिट में नजर आ रहा था। मगर अनलाइक डबल स्लिट जहां पर इक्वल स्पेसिंग के साथ ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंजेस आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे थे, वहां पे सिर्फ 2 स्लिट्स है सर, यहाँ तो हजारों स्लिट्स है। यहां पर ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। So, however, it is usual to measure the angle theta at which the fringes are formed rather than measuring their separation। सर वहां पर हम यूज करते थे लेमडा इक्वल ए एक्स अपॉन कैपिटल डी, वेयर एक्स वाज फ्रिंज स्पेसिंग, यानी दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच कितना डिस्टेंस है, या किसी भी दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच कितना स्पेसिंग है। यहाँ पर हम एंगल में इंटरेस्टेड है कि आपका पहला ऑर्डर सेंटर से क्या एंगल बना रहा है, या दूसरा ऑर्डर सेंटर से क्या एंगल बना रहा है, या तीसरा ऑर्डर सेंटर से क्या एंगल बना रहा है। With a diffraction grating, the fringes are not equally spaced। वहां पे इक्वल या तभी तो एंगल निकाल लें, जो पहला का एंगल है, अगर ऐसा नहीं कि पहला 30 डिग्री पे बनना है तो दूसरा 60 पे ही बनेगा, बल्कि डिफरेंट एंगल से बनेगा, दूसरा तीसरा और डिफरेंट एंगल से बनेगा। द फ्रिंजेस हेयर आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज मैक्सिमा। यहाँ पे जो फ्रिंजेस बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें मैक्सिमा कहते हैं, यानी ब्राइट फ्रिंजेस होते हैं सारे। The central fringe is called the zeroth order maxima। जो बिल्कुल सेंटर में उसको हम जीरो ऑर्डर बोलेंगे, फिर उसके बाजू वाला, उसके बाद जो है वो फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकेंड ऑर्डर। द नेक्स्ट फ्रिंज इज द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, एंड सो ऑन, फिर सेकेंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर। द पैटर्न इज सिमेट्रिकल, यानी जैसे फ्रिंजेस राइट साइड पे बनेंगे वैसे ही लेफ्ट पे बनेंगे। सो देयर आर 2 फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, 2 सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, एंड सो ऑन के सर अगर यहाँ पर एक फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा बन रहा है जिस एंगल पे, तो वहां पे भी एक फर्स्ट ऑर्डर बनेगा उसी एंगल पे। अगर यहाँ पर 50 पे दूसरा बनना है तो यहाँ पे 50 पे दूसरा बनेगा, अगर यहाँ पे 60 पे तीसरा बनना है तो यहाँ पे भी 60 पे तीसरा बनेगा। समझ रहे हो आप? तो डबल स्लिट में आप यूज करते थे लेमडा इक्वल ए एक्स अपॉन कैपिटल डी, ये था डबल स्लिट। यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, डी साइन थीटा इक्वल एम लेमडा, तो लेमडा बराबर हो गया डी साइन थीटा ओवर एन के। इसका मतलब सर डबल स्लिट से भी आप वेवलेंथ यानी लेमडा निकाल सकते हैं, और आप डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से भी लेमडा निकाल सकते हैं। अभी हम इनका एक कंपैरिजन भी करेंगे कि आखिर इनमें से कौन सा ज्यादा रिलायबल वैल्यू ऑफ लेमडा देगा। बट उससे पहले जरा देख लेते हैं यहाँ पे किसी के दिमाग में कोई सवाल है। हमने क्या अभी भी आपके दिमाग में कोई सवाल है? एन को ऑलवेज पॉजिटिव ही लेंगे, मिकाइल और मिकाइल।
यहां तक अगर आप सारे क्लियर है तो प्लीज राइट ऑल क्लियर ऑन चैट। भाई आपको लेजर मारना पड़ेगा मिकाइल सामने ग्रेटिंग के ऊपर। और ये मैंने ग्रेटिंग सिर्फ आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा बनाया है, एक्चुअली एक बहुत छोटा सा स्पेस है, जगह होती है जहां पर ये हजारों लाइनें बनी हुई होती है। और लाइट इतनी पतली नहीं होती है, वो पूरी एक लेजर होती है जो कि हर ओपनिंग से गुजरती है। तो हर जगह से वेव स्प्रेड होगी। जैसे यहाँ पर वेव दो स्लिट से स्प्रेड हो रही थी ना, इमेजिन करो ऐसी हजारों स्लिट्स हैं और हर स्लिट से वेव स्प्रेड हो रही है और फिर सब आपस में मिल रही है। समझ लो। बाकी इसके फॉर्मेशन का रूल भी अभी एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर ये एग्जैक्टली बनती किस तरह से। बट टू मच ऑफ एन इंफॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए भी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि होगा क्या, कैसे होगा, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे, बट अभी नहीं, वरना टू मच ऑफ द इंफॉर्मेशन लोडेड हो जाएगा। सर व्हाई डू वी यूज ग्रेटिंग इंस्टेड ऑफ टू स्लिट्स ओनली? स्प्लिट्स नहीं, टू स्लिट्स बात करते हैं अभी इसके ऊपर। यही इसका कंपैरिजन अभी आपको देते हैं। भाई लेमडा यहां से भी निकल सकता है, लेमडा इक्वल ए एक्स अपॉन डी से भी, अगर आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। और डी साइन थीटा इक्वल एन लेमडा या लेमडा इक्वल डी साइन थीटा ओवर एन से भी निकल सकता है, अगर आप डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज करें। दोनों से ही वेवलेंथ निकल जाएगी। दोनों ही एक्चुअली वेवलेंथ निकालने के लिए ही किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये था डबल स्लिट। जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है ना, उसे कहते हैं इंटरफेरेंस थ्रू मल्टीपल स्लिट्स, क्योंकि वहां दो थी, यहाँ पे हजारों स्लिट्स थी। इंटरफेरेंस थ्रू मल्टीपल स्लिट्स आपको ज्यादा रिलायबल, ज्यादा एफिशिएंट वैल्यू, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा वेवलेंथ की। एफिशिएंट से तो अच्छा वर्ड है, एक्यूरेट वैल्यू देगा वेवलेंथ। क्यों देगा? आइए जरा इसका एक कंपैरिजन करते हैं। और बड़ा कॉमन है, अक्सर इसके कंपैरिजन को डिस्कस किया जाता है, हम भी डिस्कस कर लेते हैं। मैनी स्लिट्स यानी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज बेटर देन टू स्लिट्स। क्यों? आइए जरा इसके दो तीन मजे के रीजन डिस्कस करते हैं। With a diffraction grating, the maxima are very sharp and bright as compared to double slit. डबल स्लिट में क्या होता था? ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क फ्रिंजेस। वहां पे भी जाहिर है ब्राइट का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ब्राइटनेस तो वहां पे भी है। लेकिन कॉमन सेंस की बात है, डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग में ब्राइटनेस कातिल होगी, कातिल। क्यों? क्योंकि वहां पर इनपुट आ रहा था, कंट्रीब्यूशन आ रहा था सिर्फ दो स्लिट्स से, यहां हजारों स्लिट्स, हर स्लिट से वेव स्प्रेड हो रही है। अगर किसी पॉइंट पर मैक्सिमा मिल रहा है ना आपको, तो एक्चुअली हर स्लिट से आने वाली वेव्स वहां पर इन फेज मिल रही हैं, तभी आपको वहां पर क्या मिल रहा है? एक ब्राइट फ्रिंज। तो इमेजिन करो हजारों स्लिट से आने वाली वेव किसी एक पॉइंट पर मिले, वो सब की सब क्या हो? इन फेज हो। तो इमेजिन करो कि जब उनकी वजह से एक मैक्सिमा बनेगा, तो वो कितना ब्राइट, कितना शार्प होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? दिस इज because rather there being contribution from only two slits, there are contributions from 1,000 more slits. समझ लो, हजारों स्लिट से कंट्रीब्यूशन आए और फिर उनका इंटरफेरेंस हो जाए, तो फिर तो मालिक मजा आ जाए। वहां पे दो स्लिट से, जाहिर सी बात है ज्यादा ब्राइट, ज्यादा चमकदार, ज्यादा शार्प फ्रिंज मिलेगा आपको। फिर सर देखिए, विद टू स्लिट्स there may be a large inaccuracy in the measurement of slit separation. A, देखिए जब आप डबल स्लिट में दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते थे ना, तो एक्चुअली क्या होता था? दो स्लिट्स होती थी, उन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता था A।
अब ये मैं समझाने के लिए तो ड्राइंग में इतना बड़ा बड़ा बनाता हूँ। एक्चुअली स्लिट बहुत छोटी होती है और जो डबल स्लिट में होती है, और वो दोनों बहुत करीब होती हैं एक दूसरे के। इतनी छोटी स्लिट का भी पहले सेंटर निकालना और फिर उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालना, और वो है भी इतनी कम, वैल्यू भी इतनी छोटी होती है। दिस इन्वॉल्व्स मैसिव इनएक्यूरेसी, अच्छी खासी एक्यूरेसी आ जाती है। जबकि यहां पर जब आप स्लिट सेपरेशन जिसे डी कहते हैं वो निकालते हैं, तो सर वो तो बड़ा तगड़ा तरीका है। आपके पास एक डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस पे हजारों लाइंस होती हैं, आपने वो डिस्टेंस निकालना होता है, 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 1 मिलीमीटर है, 4 मिलीमीटर है, वो काफी प्रिसाइजली निकल जाता है। फिर उसके बाद सर जब वो 1000 से डिवाइड होता है, यानी जितने नंबर ऑफ स्लिट्स हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी अनसर्टेनिटी भी डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपकी डी की वैल्यू आती है ना, जिसे आप लाइन स्पेसिंग कहते हैं, या दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस कह लें, या साइज ऑफ द स्लिट कह लें, सेंटर बिट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू स्लिट्स कह लें, है वही चीज, लेकिन सर वो बहुत ज्यादा प्रिसिजन के साथ डिटरमिन होती है। So with a diffraction grating, there are many slits per centimeter, so D can be measured accurately. With double slit, the fringes are close together, so their separation may also be measured imprecisely. दूसरी चीज ये कि सर अगर आप डबल स्लिट देखेंगे ना, जिसमें ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंजेस आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे फ्रिंजेस काफी फ्यूज होते हैं, बड़ा ऐसा नहीं था भाई ये डार्क ये ब्राइट ये डार्क ये ब्राइट, बल्कि ब्राइट फ्रिंज अच्छा खासा स्प्रेड हुआ हुआ होता है, और फिर उसके बाद डार्क उसमें स्प्रेड हुआ हुआ होता है। तो ना मुश्किल होता है ये डिटरमिन करना कि कहाँ से ब्राइट खत्म हो गया और अब यहाँ से डार्क स्टार्ट हो गया। तो दो ब्राइट का सेंटर पकड़ना और फिर उनके बीच का डिस्टेंस निकालना, उसमें भी काफी प्रिसिजन आती है। यहाँ पर डबल स्लिट में तो ऐसा ब्राइट और शार्प डार्क ब्राइट फ्रिंज होता है जबरदस्त, और फिर सेंटर के बाद जो पहला वाला होता है वो होता भी इतने अच्छे एंगल पर है कि अच्छा खासा बड़ा एंगल होता है, तो आप बड़ा बेहतर प्रिसिजन के साथ वो एंगल भी निकाल सकते हैं। तो विद अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, द मैक्सिमा आर वाइडली सेपरेटेड, द एंगल थीटा कैन बी मेजर्ड टू अ हायर डिग्री ऑफ प्रिसिजन। अब मुझे एक बात बताओ ना, तुम वहां भी लेमडा निकाल लेते, यहाँ भी निकाल लेते। डबल स्लिट में तुम लेमडा इक्वल ए एक्स अपॉन डी से निकालते थे, यहाँ पे लेमडा इक्वल डी साइन थीटा ओवर एन से निकालते हो। अब यहाँ पे लेमडा निकालने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो ज्यादा प्रिसाइज निकल रहा है, तो ऑटोमेटिकली लेमडा की वैल्यू भी यहाँ ज्यादा रिलायबल और ज्यादा प्रिसाइज होगी ना। तो इसलिए हम बिल्कुल ये कंक्लूजन कर सकते हैं, सो एन एक्सपेरिमेंट विद अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कैन बी एक्सपेक्टेड टू गिव मेजरमेंट्स ऑफ वेवलेंथ to a much higher degree of precision than a simple double slit arrangement. तो डबल स्लिट से ax अपॉन डी से बिल्कुल वेवलेंथ निकाल सकते हैं, और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं, विच इज डी साइन थीटा अपॉन एन। लेकिन ज्यादा रिलायबल आंसर यहां से आएगा एज कंपेयर टू दिस। बोलो ना, अरे मेरे साथ है। ये स्टैनली पे आग लगा के देखा है आपने? आपको पता है ना इसके बारे में, कहते हैं इस पे आग नहीं लगती। किसी ने मुझे बोला इस पे गोली मारोगे तब भी कुछ नहीं होगा। मैंने कहा मुझे एक बात बता, कोई बॉटल पे गोली क्यों मारेगा? और बॉटल सर आग लग जाए बंदा तो फारिग हो जाएगा, बॉटल को कुछ नहीं होगा। नहीं वो तो ठीक है मतलब, लेकिन क्यों? नहीं क्यों का मतलब, क्यों ऐसी बॉटल खरीदनी है जिसपे आग ना लगे, मतलब ऐसी हो रहा ये बॉटल आपके पास थी, आग लगी तो आपको कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये बॉटल आपके पास थी। आई एम गोना बाय दिस बॉटल। बोलो ना। अच्छा एग्जाम में ये सवाल कैसे आता है, आप टेंशन नहीं लो, अगली पूरी क्लास इसी के क्वेश्चंस पे गुजरेगी। अभी सिर्फ इसका एक क्यूटो सा क्वेश्चन करा देता हूँ, बच्चों वाला एक, ताकि आपको आइडिया हो जाए
कहता है द लाइंस ऑफ अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैव अ स्पेसिंग 1.6 एक्सपोनेंट -6 मीटर। मतलब आपको सीधा सीधा डी की वैल्यू दी हुई है, लाइन स्पेसिंग का मतलब डी। A beam of light incident normally on a grating the first order maximum, first order maximum का मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 1, makes an angle of 20 degrees, थीटा कितना हो गया। कहता है विद द अनडिविएटेड भी मतलब सेंटर से एंगल दिया हुआ है। व्हाट इज द वेवलेंथ मतलब लैम्डा बता दीजिए। डी साइन थीटा इक्वल एन लैम्डा, लैम्डा इक्वल डी साइन थीटा ओवर एन, सब कुछ दिया हुआ है। डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा की जगह 20 लगा दीजिए, एन की जगह 1 पुट कर दीजिए, इंशाल्लाह आफाका होगा। 5.5 एक्सपोनेंट -7 का मतलब 550 into 10 की पावर -9 यानी 550 नैनोमीटर। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब एक बात सुन लो, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ये है आम जिंदगी। देखिए पास्ट पेपर्स में बिल्कुल इस तरह का एक दो क्वेश्चन आया हुआ है। सन 2004 में तुम पैदा हो गए थे, तुम्हारे पैदा होने से पहले दुनिया के हालात बहुत बेहतर थे, सही है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, लोग जब एग्जाम में जाते हैं तो पता नहीं किस किस का दिल दुखाया हुआ होता है उन्होंने, तो जो उनकी बद्दुआ है ना वो तुम्हें एग्जाम में नजर आ रही होती है। अरे यार गलत कर दिया था उसके साथ मैंने, आज देखो क्या हो रहा है मेरे साथ एग्जाम में। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना ऐसे बहुत, तुम्हारे टाइम में तो नहीं आने वाले, तुम्हारे टाइम में कैसे आएंगे उसके लिए आप कल की हसीन मुलाकात में मुझे दोबारा ज्वाइन करें, मैं आपको मस्त क्वेश्चंस कराऊंगा, इंशाअल्लाह आपको आफाका होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।